हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं विजेश गुजर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है अम्ल क्षारक एवं लवण। और ये उसका दूसरा पार्ट है। पहला पार्ट जो है वो हमने अपलोड कर दिया है और ये दूसरा पार्ट है। और हम इसे बहुत ही आसानी से पढ़ने जा रहे हैं, बिकॉज़ ये जो है बहुत ही शॉर्ट्स नोट के अनुसार और बिल्कुल एकदम आसान भाषा में बनाए गए हैं, जिसे जो है हर कोई जो है समझ सके। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास शुरू करें। सबसे पहला हमारा पॉइंट है वो है जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। मतलब जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक में क्या प्रभाव पड़ता है जल में डालने पर, वो हम पढ़ने वाले हैं। तो विलयन मतलब कोई सा भी दो या दो से अधिक पदार्थों का मतलब समांगी मिश्रण होना चाहिए। जैसे हमने जो है पानी और शक्कर को घोला, तो एक हमको ऐसा विलयन प्राप्त होगा जो हर जगह एक जैसा दिखेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि पानी अलग दिख रहा है और शक्कर ऐसा अलग दिख रही है, वो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है ना, तो वो विलयन कहलाएगा। ठीक है, तो पहला हमारा जो पॉइंट है वो है जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं। जल की उपस्थिति में जो है अम्ल जो है H+ आयन डोनेट करते हैं। ये हमने पहले भी पढ़ लिया है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा H+ आयन H3O+ हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। मतलब जब जल के अंदर अम्ल डाला जाता है तो अम्ल H+ आयन डोनेट करता है और H2O+H जो मिलकर बनता है H3O। ठीक है, और H3O को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। जैसे H+ प्लस H2O मिलकर क्या बनाया, H3O+, जिसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने एक एसिड ले लिया जैसे HCl, उसको जो है हमने जल के साथ अभिक्रिया करवाई तो H3O+ बना प्लस क्लोरीन अलग हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा जल की उपस्थिति में क्षारक OH- आयन उत्पन्न करते हैं। जल की उपस्थिति में क्षारक जो होंगे वो सभी जो है OH- आयन देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब जल में हम डालते हैं तो वो जो है Na+ और OH- में विघटित हो जाता है। ठीक है, और OH- आयन डोनेट कर रहा है ना, तो ये क्षार होगा। ठीक है, अब आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया करवाने पर जो है मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्साइड अलग अलग हो जाते हैं। तो ठीक है, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते। कि ये जरूरी नहीं है कि सभी क्षारक जल में घुलेंगे, कुछ क्षारक ऐसे भी होंगे जो जल में नहीं घुलेंगे। ठीक है, तो जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं और जो क्षारक जल में घुल जाएगा उसे हम क्षार नाम दे देंगे। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि सभी क्षार, ठीक है ना, क्षार क्या, जो क्षारक जल में घुलेंगे, तो जो क्षारक जल में घुलेंगे सीधी सी बात है वो क्षारक तो रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन जो क्षारक जल में नहीं घुलेंगे वो क्षार थोड़ी होंगे। तो यही बात यहाँ पे बोली जा रही है। ठीक है, तो अगला पॉइंट है जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी चाहिए। हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए और लगातार इसे हिलाता रहना चाहिए, क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी है। कि जल के साथ अम्ल या क्षारक को जब हम मिलाए तो हमें एकदम सावधान रहकर हमें ये कार्य करना चाहिए, क्योंकि हमेशा अम्ल या क्षारक को ही जल में मिलाना चाहिए। मतलब जो जल पड़ा रहता है एक बर्तन में, उसमें आप जो है थोड़ा सा क्षार मिला सकते हो। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है भाई, दो अम्ल या क्षार की बोतलें पड़ी है और उसमें आपने थोड़ा सा जाके पानी मिला दिया। कभी भी ऐसा मत करना, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होगा आपके लिए। क्योंकि जो ये अभिक्रिया होगी वो अत्यंत क्या होगी, ऊष्माक्षेपी होगी। मतलब एकदम उसमें ऊष्मा उत्सर्जित होगी बहुत ज़्यादा मात्रा में, जिसके कारण जो है वो बर्तन एकदम ऊष्मा से गर्म होकर फट भी सकता है और वो एसिड आपके हाथ में भी गिर सकता है। ठीक है ना, जिससे आपको बहुत चोट पहुंच सकती है, आपका हाथ जल सकता है। ठीक है, यदि मैं आपको अपने खुद का एक्सपीरियंस के आधार पर बताऊं कि हमारा लैब में एक बार जो है हमें सोडियम
के ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करवाया जा रहा था। तो मैं नहीं जानता, मतलब टीचर ने जो है जानबूझकर वो हरकत की या फिर अनजाने में हुआ उनसे, या लापरवाही हुई। उन्होंने क्या किया कि एक बीकर पानी से भरा हुआ था और उसमें एक बड़ा सा सोडियम का टुकड़ा लेकर कांच के बीकर में सोडियम का टुकड़ा डाल दिया, जिससे हुआ क्या कि वो पूरा जो है जल के साथ सोडियम ने अभिक्रिया एकदम तेजी से करके एकदम ऊष्मा सेपी प्रक्रम हुआ और वो विलयन एकदम गर्म हो गए जो है, वो पूरा बिखर ही फट गया था और उसके पूरे कांच के टुकड़े बिखर गए थे। और वो विस्फोट इतना, मतलब धमाका इतना तेज हुआ था कि जो हमारे स्कूल के लगभग जो सारे टीचर थे वो दौड़ के आ गए थे। मतलब बहुत ही खतरनाक वो हुआ था, लेकिन हालांकि उसमें किसी को जो है चोट वगैरह नहीं लगी थी। तो आपको भी हमेशा ध्यान रखना है, लैब में किसी भी पदार्थ को जो है सावधानी से जो है इस्तेमाल करना है, ठीक है ना। और हमेशा याद रखनी है, कोई सी भी लैब में पदार्थ को छूना नहीं है, केमिकल को किसी को भी, ठीक है ना, केमिकल को नहीं छूना है। और उसे चखना तो कभी नहीं है, क्योंकि मेथेनॉल वगैरह ये ऐसे केमिकल हार्मफुल होते हैं जिससे मानव को बहुत ज़्यादा क्षति होती है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 फोटो दिए गए हैं कि जो है अम्ल में जो है आपको जल कभी नहीं मिलाना है, ठीक है। जल में चाहे तो आप अम्ल मिला सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आता है सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण आस्फलित होकर बाहर आ सकता है तथा आप जल सकते हैं। मतलब सांद्र अम्ल मतलब गाढ़ा अम्ल होगा, उसमें यदि आप थोड़ा सा जल मिलाओगे तो उसमें जो है एकदम ऊष्मा उत्पन्न होगी और मिश्रण जो है आस्फलित होकर, मतलब एकदम झाग बनकर, जब हम पानी में इनो डालते हैं झाग कैसे बनता है, उफान मारकर बाहर निकलता है, वैसे ही वो मिश्रण जो है आस्फलित होकर जो है बाहर आ सकता है। और आप जान सकते हो एसिड से जो है जलन होती है और जल सकते हैं कोई भी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखनी है। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का पात्र भी टूट सकता है, जो कि मैंने आपको जो है एग्जाम्पल दिया था, उसी के अकॉर्डिंग जो है ये एसिड ज़्यादा मात्रा में डालने पर भी कांच का बर्तन टूट जाएगा, क्योंकि वो अंदर का विलयन जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे की ओर। अब हमारा पॉइंट आता है अम्लों और क्षारकों में समानताएं क्या क्या है, ठीक है ना, कि अम्ल और क्षारक में यदि हम तुलना करें तो उनमें क्या क्या समानता है। तो पहला पॉइंट है हमारा, सभी अम्ल H+ आयन उत्पन्न करते हैं, चाहे कोई सा भी अम्ल हो वो H+ आयन जरूर उत्पन्न करेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा, सभी क्षारक OH- आयन उत्पन्न करते हैं, चाहे कोई सा भी क्षारक हो OH- आयन उत्पन्न करेगा ही करेगा। जब कोई अम्ल या क्षारक जल में मिलाया जाता है तो ये तनुकृत हो जाते हैं। जब कोई भी अम्ल या क्षारक को हम जल में मिलाएंगे ना तो वो तनुकृत हो जाएगा, मतलब थोड़ा पतलापन आ जाएगा उसमें। 2 शब्द का मैंने आपको मीनिंग बताया था, एक होता है तनु, एक होता है सांद्र। सांद्र मतलब गाढ़ा, हमेशा आपको याद रखना है। सांद्र का मतलब क्या, गाढ़ा, और तनु का मतलब थोड़ा पतला। तो जब हम अम्ल या क्षार को जल में मिलाते हैं तो वो तनु हो जाता है, तनुकृत हो जाता है। जल में मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या OH- में प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाती है, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ गई कि जल में यदि हम एसिड मिलाते हैं या क्षार मिलाते हैं तो आयनों की सांद्रता जो है H3O+ या OH- में प्रति इकाई आयतन की कमी हो जाएगी, ठीक है। H+ डोनेट कर देगा या फिर वो OH- भी डोनेट करेगा तो आयतन की तो कमी होगी ही होगी, ठीक है। अगला पॉइंट है क्षार तथा अम्ल की प्रबलता, मतलब क्षार और अम्ल की कितनी प्रबलता होती है, ठीक है ना, मतलब कैसे प्रबल होते हैं, वो कब होते हैं प्रबल, उसके बारे में हम जानेंगे। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ या OH- आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। मतलब जो अम्ल जितना ज़्यादा, जो पदार्थ जितना ज़्यादा H+ आयन डोनेट करेगा वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, अम्लीय होगा। और जो जितना ज़्यादा OH- आयन डोनेट करेगा वो उतना ही क्षारीय होगा, ठीक है। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वत्रिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। मतलब कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारकीय, उसकी जानकारी जो है एक सार्वत्रिक सूचक होता है, उसके द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। एक pH स्केल होता है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है सार्वभौमिक सूचक। ये एक ऐसा सूचक है जो अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, ठीक है।
यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। मतलब एक स्केल होती है और उसमें बहुत सारे कलर होते हैं, ठीक है ना। तो कौन सा कलर है उसके अनुसार हम पता कर सकते हैं कि ये अम्ल है या क्षार है, ठीक है ना। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के अनुसार हम जो है उसे पता कर सकते हैं। अब आता है पीएच स्केल। तो ये क्या होती है, किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। मतलब कोई पदार्थ जो है अम्लीय है या क्षारीय है उसकी जानकारी पता करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक स्केल विकसित की है। उसी स्केल का नाम क्या है, पीएच स्केल, ठीक है। पीएच में पी है पुषांश, जो एक जर्मन शब्द है और जिसका अर्थ होता है शक्ति। पी का अर्थ क्या है, शक्ति। पीएच बराबर 7 होने पर कोई भी विलयन उदासीन होगा, ठीक है। न तो वो अम्लीय होगा और न ही क्षारीय, क्या होगा, वो उदासीन हो जाएगा। पीएच यदि जो है 7 से कम है तो विलयन कैसा होगा, अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। पीएच यदि 7 से ज़्यादा है तो विलयन क्षारकीय होगा, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। यह स्केल, कौन सी स्केल, पीएच स्केल। यह स्केल 0 से 14 तक पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। जो पीएच स्केल का नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, तो पीएच स्केल का नंबर 0 से 14 तक होता है, ठीक है ना। इसी के बीच जो है अम्लीयता और क्षारकीयता का पता लगाया जाता है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। ये देख सकते हो आप, यहाँ 7 नंबर हैं। तो 7 नंबर के यदि हम लेफ्ट साइड में बढ़ेंगे तो अम्लीयता बढ़ेगी, और 7 नंबर के हम राइट साइड में बढ़ेंगे तो क्षारकीयता बढ़ेगी, ठीक है ना। तो 0 से 1 2 3 जैसे जैसे हम 7 तक पहुँचेंगे ना तो अम्लीयता घटेगी। 7 से लेफ्ट साइड आने पर जो है अम्लीयता बढ़ेगी, ठीक है ना। अब आता है हमारा दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। मतलब दैनिक जीवन में हमारे पीएच का क्या महत्व है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा, पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं, ठीक है। इसमें पौधे और पशु दोनों जो है पीएच के प्रति अति संवेदनशील होते हैं। तो वो कैसे होते हैं, चलिए पढ़ते हैं। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, वो 7.0 से 7.8 की पीएच जो होती है इस परास के बीच जो है अच्छे से कार्य करती है। यदि 7.0 से कम हो जाए पीएच तो बॉडी का नियंत्रण बिगड़ जाएगा। 7.8 से अधिक होगी तो भी बॉडी का नियंत्रण बिगड़ जाएगा। जिसे आपने कभी देखा होगा किसी को एसिडिटी हो जाती है तो उसका यही कारण है कि उसकी 7.0 से 7.8 के परास जो है उसका बैलेंस बिगड़ गया है। या तो ये परास कम हो गई है या ये परास बढ़ गई है, ठीक है। अब आता है वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती हैं तो वो अम्लीय वर्षा कहलाती है। वर्षा के जल का पीएच जब 5.6 से कम हो जाता है तो दोस्तों वो अम्लीय वर्षा होती है, जिससे बहुत अधिक जन हानि होती है, ठीक है ना। एसिड होता है उसमें पूरा अम्लीय वर्षा में, जिससे पेड़ पौधे वगैरह बहुत ज़्यादा मात्रा में नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो अम्लीय वर्षा का जल कितने कम हो जा पीएच मान कितने से कम होने पर जो है अम्लीय वर्षा होती है, तो 5.6, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला पॉइंट है मिट्टी का पीएच, ठीक है ना। तो अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान की मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। मतलब मिट्टी की भी एक निश्चित सीमा में पीएच होनी चाहिए। यदि पीएच कम या ज़्यादा हो गई तो फसल खराब हो जाएगी। इसके लिए किसान क्या करता है, पीएच को संतुलित करने के लिए उसे जो है अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। वैसे हम भी बहुत सारे केमिकल डालते हैं खेतों में, जैसे यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, उनका एक अलग काम है, ठीक है ना। तो अगला हमारा पॉइंट है हमारे पाचन तंत्र का पीएच। हमारा जो स्टोमक है उसका पीएच क्या कहता है, चलिए देखते हैं। तो हमारा उदर मतलब स्टोमक आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है, वो भोजन के पाचन में सहायता करता है।
जो हमारा उदर होता है वो एक अम्ल का रिसाव करता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिलने से ही जो है हमारे शरीर में भोजन का पाचन होता है, ठीक है ना। और यदि कभी कभी भोजन का पाचन नहीं होता है तो हमारा उदर जो है HCl रिलीज करता रहता है, जिससे क्या होता है हमारे शरीर में जो है HCl की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे हमें एसिडिटी होती है, ठीक है। और इसके लिए हम इनो वगैरह का उपयोग करते हैं। इनो वगैरह का उपयोग क्यों करते हैं तो आपको बता देता हूँ। अम्ल और क्षार आपस में जब मिलते हैं ना तो ये दोनों एक दूसरे का प्रभाव खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द व जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्ति पाने के लिए एंटासिड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है, जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। यदि अपच हो जाती है मतलब भोजन पचता नहीं है तो हमारा उदर क्या करता है, बहुत अधिक HCl उत्पन्न करता है, जिसके कारण हमें क्या होता है, दर्द और जलन का अनुभव होता है, ठीक है। क्योंकि एसिड होगा वहाँ पर तो जलन होगी होगी, ठीक है। और इस दर्द से मुक्ति पाने के लिए क्या करना पड़ता है, एंटासिड मतलब एसिड के विरोध में, मतलब जैसे क्षारक ले लो, ठीक है ना। और जैसे उदाहरण दे रखा है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसका फॉर्मूला होता है MgOH2, Mg जो है कोष्टक OH कोष्टक बंद 2, ठीक है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का ये उदाहरण है। जो क्या करता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, आपको बता देता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमारे शरीर में जाकर जो है एसिड की मात्रा को कम कर देता है और हमारी आंतों में जो है पानी की मात्रा बढ़ा देता है, जिसके कारण जो है हमें जो है एसिड से जो है राहत मिलती है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब आता है pH परिवर्तन के कारण दंत क्षय, मतलब हमारे मुंह में यदि pH का मामला गड़बड़ा गया तो हमारे दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाएगा भैया, याद रखिएगा, ठीक है ना। मुंह के pH का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। कितने, 5.5 से कम यदि हमारे दांतों का pH हो गया, हमारे मुंह का pH 5.5 से कम हो गया तो समझ लो दांतों का विनाश शुरू हो गया, ठीक है। दांतों का इनेमल मतलब दंतवलक कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। दांतों का जो इनेमल होता है, इनेमल मतलब हमारे जो दांत जिस सांचे में फिट है ना उसे हम इनेमल कहते हैं। क्या बोलते हैं, इनेमल। इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट से बना है, ये आपको याद रखना है। इनेमल किससे बना है, तो कैल्शियम फॉस्फेट से। और ये शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। कौन सा है, इनेमल हमारे मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, ठीक है। ये जल में तो कभी नहीं घुलता है, लेकिन मुंह की pH 5.5 से कम होने पर ये टूटना शुरू हो जाता है दोस्तों, ठीक है। और इसका उपाय क्या है, तो यदि मुंह का pH का मान 5.5 से कम हो जाए ना तो आप क्या करो, सारकीय दंत मंजन का उपयोग करो। जो सार के जो दंत मंजन आते हैं उसका जो है आप अधिक मात्रा में उपयोग करते हो, मतलब नॉर्मल लेवल पर, तो जो है आपका जो अम्लता का स्तर है वो एकदम उदासीन हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे की ओर चलते हैं। अब आता है पशुओं एवं पौधों से उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा, मतलब पशु भी कई प्रकार के जो हैं रसायन उत्पन्न करते हैं, पौधे भी कई प्रकार के रसायन उत्पन्न करते हैं। तो उनसे जो है हम अपनी आत्मरक्षा कैसे करें वो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका पॉइंट है, मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है। मधुमक्खी, आपने कभी अनुभव किया होगा, मधुमक्खी जब काटती है ना तो एक अंदर डंक घुसता है और उस डंक से जो है एकदम जलन होती है, ठीक है ना। तो वो क्यों होती है वो पढ़ते हैं हम। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा के उपयोग से आराम मिलता है। यदि आपके मधुमक्खी डंक मार दे और यदि उस स्थान पे आप बेकिंग सोडा लगा लो तो आपको दर्द कम होगा। नेटल, ठीक है ना, मधुमक्खी नेटल डंक छोड़ती है। नेटल के डंक वाले बाल मेथेनोइक अम्ल छोड़ते हैं। कौन सा अम्ल होता है मधुमक्खी के नेटल में, तो वो होता है मेथेनोइक अम्ल, ये याद रखना है, ठीक है। जिसके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। और इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डॉग पौधे की पत्ती, कौन सा पौधा,
डॉग पौधे की पत्ती को रगड़ कर किया जाता है। ठीक है, इसके दो इलाज बताए गए। एक सबसे पहला, बेकिंग सोडा का उपयोग कर लो उस स्थान पर, या फिर डॉग पौधे की पत्ती वहाँ पर रगड़ दो। ठीक है, अगला पॉइंट कौन सा है? अगला पॉइंट है लवणों का पीएच। ठीक है, अम्लों का पीएच का बारे में देखा हमने, अब हम देखेंगे लवणों के पीएच के बारे में। तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक मिलकर उदासीन लवण बनाते हैं। उदासीन लवण बोले तो क्या? जिसका पीएच कितना होगा? 7 होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक। प्रबल अम्ल मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो मिलकर क्या बनाते हैं? अम्लीय लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अम्लीय लवण, जिसका पीएच कितना होता है? 7 से कम। ठीक है, एक होता है प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक मिलकर जो है क्षारकीय लवण बनाते हैं, जिसके पीएच का मान 7 से ज़्यादा होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई सभी की मेरी बात? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साधारण नमक से रसायन। साधारण नमक क्या होता है? जो साधारणतः हम भोजन के रूप में उपयोग करते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या है? NaCl, सोडियम क्लोराइड। उससे जो है हम कैसे कैसे रसायन बना सकते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं, विरंजक चूर्ण बना सकते हैं, बेकिंग सोडा बना सकते हैं, धोने का सोडा बना सकते हैं, और प्लास्टर ऑफ पेरिस, मतलब कभी हड्डी टूटने पर वो प्लास्टर किया जाता है ना, उससे ही हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है ना, इसका नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों है? तो इसके बारे में मैं थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज दे देता हूँ आपको। ये जो पदार्थ जो है पेरिस में, जो एक पहाड़ी है वहाँ पर जो है बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो इस कारण जो है इसे नाम दिया गया है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में विस्तार से पढ़ें। सबसे पहला हमारा पॉइंट है वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन मतलब लवण जल से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर सार प्रक्रिया कहते हैं। बहुत ही सीधी सी डेफिनेशन है क्लोर सार की, और ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। ठीक है ना, तो क्लोर सार की डेफिनेशन है जब NaCl में हम जो है प्रवाहित करते हैं विद्युत धारा, तो NaCl जो है NaOH में बदल जाता है, और जो जलीय विलयन होने चाहिए इसमें। ठीक है ना, NaCl जो है जलीय विलयन में होता है और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो NaOH बन जाता है। ये प्रक्रिया क्लोर सार प्रक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो चलिए इसका समीकरण देख लेते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड है और इसमें वाटर है, ये दोनों साथ में है, इनके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया, क्लोरीन अलग हो गया गैस के रूप में, और हाइड्रोजन भी गैस के रूप में अलग हो गया। अब एनोड जो दो टर्मिनल होते हैं, हम विद्युत धारा प्रवाहित किए ना, तो उसमें एनोड और कैथोड होगा। तो एनोड पर जो है क्लोरीन गैस मुक्त हो जाएगी, जाकर बैठ जाएगी क्लोरीन गैस एनोड पर, एनोड से मुक्त होगी, बाहर निकलेगी। कैथोड से हाइड्रोजन गैस निकलेगी और कैथोड के पास सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग क्या क्या हैं? तो सबसे पहला उपयोग है हाइड्रोजन जो बनी है उसका ईंधन मार्गरीन के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। और क्लोरीन गैस मुक्त हुई, उसका उपयोग हम जल को साफ करने में, PVC बनाने में, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में भी क्लोरीन गैस का उपयोग करते हैं। और HCl जो उत्पन्न हुआ उसमें, उसका उपयोग हम इस्पात की सफाई मतलब जो स्टील होता है उसकी सफाई करने के लिए करते हैं, और औषधियाँ मतलब दवाइयाँ बनाने के लिए भी उसका उपयोग होता है। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ हमको, उसे जो है धातु से ग्रीज हटाने के लिए, साबुन और कागज़ बनाने के लिए उसका उपयोग होता है। धातु से जो ग्रीस होता है उसको जब साफ करने के लिए जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है, और कागज़ बनाने के लिए और साबुन बनाने के लिए भी सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। ठीक है, तो साबुन का फॉर्मूला ही है C17H35COONA, उसमें भी Na आ रहा है। ठीक है ना, तो उससे जो है साबुन भी बनता है। ठीक है, अब जो क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो उससे उत्पन्न हुआ, उसका उपयोग जो इसको विरंजक चूर्ण भी बोल सकते हैं हम, और इसका उपयोग घरेलू विरंजन मतलब घर के बर्तन वगैरह साफ सफाई में इसका उपयोग होता है। वस्त्र विरंजन के लिए
मतलब कपड़ों पे जो दाग वगैरह लग जाते हैं उनको साफ करने के लिए भी जो है इनका उपयोग होता है। ठीक है। और अब हमारा अगला पॉइंट है विरंजक चूर्ण। क्या पॉइंट है? विरंजक चूर्ण।